हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कोई महिला जो कि निसंतान है, साथ में विधवा भी है, उसकी संपत्ति किसके पास जाएगी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करने हैं। तो यहाँ पर मामला है मायका वर्सेस ससुराल, क्योंकि एक केस ऐसा आया था जिसमें महिला की मृत्यु के बाद उस लड़की के ससुराल वाले भी खड़े थे, मायके वाले भी खड़े थे कि भाई ये संपत्ति हमारी है। अब दोनों का कहना अपने आप में जो है सही भी लग रहा था। तो इस पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या टिप्पणी दी है, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, यूनिक भी है। कहीं ना कहीं इस टिप्पणी में जो है भारतीय संस्कृति का जो है एक तरीके से उल्लेख किया गया है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है संपत्ति विवाद का केंद्र। विवाद का केंद्र क्या था कि निसंतान है, कोई महिला है जो कि विधवा भी है, निसंतान भी, मतलब कोई बच्चे नहीं है उसके, और उसकी मृत्यु हो जाए या ना भी हो। पहली बात तो मामला यहाँ पर उसका है जिसकी मृत्यु हो गई थी, अब संपत्ति पड़ी हुई है, उसका जो है दावेदार कोई है ही नहीं, इसी बात पर विवाद हो रहा था। तो महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का अधिकार आखिरकार किसका होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तो धारा 15(1)(b) का प्रश्न यहाँ पर जो है निकल करके आ रहा था, जो कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा है, और यह बोलती है कि यदि विधवा महिला का कोई संतान नहीं है तो संपत्ति पति के परिवार को ही जाएगी। अब अपने आप में जो है आप लोगों को नाराजगी हो सकती है कि पति के परिवार को क्यों नहीं जाएगी, पत्नी जो है पति मतलब उसके माता के घर वालों को क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया। अब नियम कानून क्या कहते हैं ये देखेंगे हम, समाज बनाम कानून। तो कोर्ट ने जो है सामाजिक परंपराओं, विवाह व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन को गंभीर रूप से यहाँ पर देखा है। अब जनहित याचिका का महत्व क्या है, कई लोगों ने यहाँ पर जो है जनहित याचिकाएं देने की बात कही है कि हमें जो है इस मुद्दे को बहुत क्लियरली देखना चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार की चीजों में हमें क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि क्या महिलाओं के अधिकार नहीं है, महिलाओं को क्या अधिकार नहीं है कि वो अपनी संपत्ति किसको देना चाहती हैं या किसको नहीं देना चाहती है। तो बहुत सारे प्रश्नों का जो है उत्तर निकालेंगे। पहली बात तो इस प्रकार के सिनेरियो में संपत्ति किसकी होगी, ससुराल वालों की या मायके वालों की। अब मान लो जो है कोई विधवा महिला है, उसको जो भी संपत्ति अपने पति के परिवार की तरफ से मिली है, क्या वो उसको बेच सकती है, या माता की तरफ से मिली हुई है उसको संपत्ति को बेचकर उसने कोई दूसरी संपत्ति ले ली, अब उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, ये भी प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक सुझाव ये भी था कि क्या विधवा महिलाओं को अपनी जो है वसीयत नहीं बना देनी चाहिए मरने से पहले, अगर बच्चे नहीं हैं उनके तो, ताकि उसके मरने के बाद कोई विवाद ना हो। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग से प्रश्न हैं जिन सबके हम उत्तर यहाँ पर निकालेंगे। पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि के स्पेशल डिस्काउंट के बारे में, जो कि 25 से 28 सितंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 70 से 80%, एवं इससे भी ज्यादा का डिस्काउंट। तो ऐसे का निबंध का बैच हमारा है 3999 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। एनसीईआरटी का कोर्स जो है मात्र 5500 रुपए में है, और जनरल हिंदी का बैच आपको मात्र 2500 रुपए मिलेगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे थे धारा 15(1)(b), ये प्रावधान क्या करता है कि यदि कोई महिला है, निसंतान है और जो है और विधवा भी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें बोला गया कि प्राथमिकता जो दी जाएगी संपत्ति देने के मामले में वो होगी पति के परिवार को। अब यदि कोई पति के परिवार में भी नहीं है, कोरोना काल में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था कि उसके कोई महिला ऐसी थी कि जिसका पति भी नहीं रहा और उसकी भी डेथ हो गई, बच्चे भी नहीं थे, ससुराल के जितने सारे लोग थे सबकी डेथ हो गई, अब प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो यहाँ पर लिखा तब जो है उसके मायके वालों को मिल सकती है। सोचो, इसको लेकर लोग षड्यंत्र कर सकते हैं कल को। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं कि याचिकाओं की हमें सुनवाई और भी करनी चाहिए। ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भरी पड़ी हैं जो कि इन प्रश्नों के जवाब चाहती हैं। अब जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि अगर कोई महिला विधवा है तो क्या वो पति की संपत्ति को बेच सकती है, तो बिल्कुल बेच सकती है। एक इंटरेस्टिंग जो चीज मैंने पढ़ी इंटरनेट पर वो ये थी कि अगर कोई महिला है जिसको उसके माता के परिवार की तरफ से, मतलब मायके से कोई संपत्ति मिली थी, उस संपत्ति को बेच दिया उसने और उस पैसे से कुछ और सामान खरीदा, तो उस महिला की मृत्यु के बाद जो नया जो भी प्रॉपर्टी उसने खरीदी है उस पर मायके वालों का हक नहीं होगा, उस पर होगा उसके ससुराल वालों का हक। अगर वो नहीं बेचती और जो मायके से प्रॉपर्टी मिली थी वही रहती और उसकी फिर मृत्यु हो जाती,
तो वो होती मायके वालों की। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है। तो अगर मोटा-मोटा आप निष्कर्ष निकालेंगे तो ससुराल वालों को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज है उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कन्यादान, और जो है गोत्र का बदलना, सरनेम का बदलना। जब को सब कुछ आपका बदल ही गया है, तो जितने भी अधिकार वगैरह हैं वो सारे आपके जो है ससुराल वालों को ही दिए गए हैं। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने देखो क्या बोला है, इन्होंने ही स्टेटमेंट यूज किया है कि विवाह के बाद महिला का गोत्र और सरनेम बदल जाता है। महिला अपने पति और ससुराल वालों पर निर्भर होती है, ये यहाँ पर बोला गया है, इन्हीं पर निर्भर है और इन्हीं के साथ रह रही है और जीवन यापन इन्हीं के आधार पर किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट यूज किए गए हैं। अब विवाहित महिला अपने भाई के खिलाफ अगर जो है भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है, तो यहाँ के लोग उस महिला की प्रॉपर्टी पर भी दावा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने जो है इस बात पर जो है प्रश्न उठाया है कि विवाह हुए 2 साल हुए हैं और आप ये बोल रहे हो कि ये महिला जो है अपने ससुराल पर निर्भर थी। उस महिला का विवाह 25 साल की उम्र में हुआ था, तो 25 साल तक तो वो अपने माता के परिवार पर निर्भर थी ना, उसका क्या? ये प्रश्न अभी यहाँ पर है जिनका कोई जवाब नहीं आया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि का भी यहाँ पर जो है हवाला दिया गया है। बोला गया कि कन्यादान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि गोत्र और सामाजिक व्यवस्था को भी बताता है। अब कोर्ट ने कहा है कि हजारों सालों से ये परंपरा चल रही है, तो हम इसको जो है अचानक से बदल करके कोई जोखिम खड़ा नहीं करना चाहते हैं। जो जजमेंट दिया गया है वो यहाँ पर बोल रहे कि हम इस परंपरा को नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये हजारों सालों से चल रही है। अब भले ही सही है, गलत है और आज के समाज के साथ जो है ठीक नहीं बैठती है, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। संबंधित विवाद का है तो मैंने आपको बताई कोविड-19 की घटना है कि उस समय जो है पूरे परिवार की ही मृत्यु हो गई। युवा दंपत्ति था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, दोनों की ही मृत्यु हो गई। उसके बाद जो संपत्ति थी उस दंपत्ति के पास, उसको लेकर ससुराल और मायके दोनों के बीच विवाद चल रहा था। अब देखो, पति की जो बहन ने निसंतान भाई भाभी की संपत्ति पर दावा किया। मृत युवती के माता ने दावा किया कि संपत्ति मायके को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता मेडिएशन के लिए भेजा। मुझे समझ में नहीं आता, कई बार आपको इस बात पे गुस्सा भी आएगा। शादी के बाद तो बोलते भाई तुम्हारा घर वही है, अब तुम्हारा इधर से कोई लेना देना नहीं है, तुम पराई हो गई हो हमारी। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो माता के जो है परिवार वाले भी आपके पास खड़े होंगे कि भाई अब संपत्ति तो हमारी भी है। जैसे कुछ समय पहले ये आया था कि शादी विवाह के बाद जो है लड़की की शादी हो जाए तो क्या वो जो है पिता की संपत्ति पर जो है हक मांग सकती है कि नहीं। ये जो है जजमेंट वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे देखे होंगे आपने। कई लोगों ने बोला मांग सकती है, कुछ लोगों ने बोला नहीं मांगना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो नहीं मांगना चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी होती है तो भर भर के दहेज दिया जाता है उसको। अब आप मानो ना मानो, लोग देते ही हैं। पता चलता है कि एक लड़की की शादी में परिवार ने जो है 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख खर्च कर दिए। अब उसके बावजूद भी इतना सारा पैसा खर्चे कराने के बाद कल को फिर से आ जाओ कि भाई अब तो तुम्हारी संपत्ति में भी आधा हक चाहिए। तो विवाद होते ही रहते हैं इस प्रकार के। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकारी की प्राथमिकता को लेकर के पहले प्रेफरेंस किसको देंगे। तो हमने देखा है कोई बच्चा नहीं है तो उत्तराधिकारी कौन होगा, परिवार वाले, कौन से, पति के, जिसमें है भाई बहन, ये सारे आ जाते हैं। दूसरी श्रेणी में आता है मायका, सॉरी पहली श्रेणी में आता है कि अगर महिला कोई है विधवा, उसके बच्चे हैं कोई तो बच्चों को जाएगा, बच्चे नहीं है तो पति के परिवार को जाएगा, पति के परिवार में भी कोई नहीं है तब जो है मायके के सदस्यों को मिलता है। तो इस प्रकार की जो है कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है। अब अन्य देखें कुछ पहलू जो है जो देखने वाले हैं, लिंग और अधिकार का संवैधानिक आयाम यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि भाई महिलाओं की संपत्ति पर नियंत्रण और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। साथ में कानून बनाम जो है परंपरा का जो है टकराव। आर्टिकल 14 हमें जो है समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जो है जीवन और गरिमा का अधिकार देता है। तो अगर कोई महिला जो है, मान लीजिए कि महिला कोई अपनी जो भी संपत्ति थी वो मायके को देना चाहती है, लेकिन नियम कानून कहते हैं कि आप मायके को संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपके पति के परिवार को ही जाएगी। इसका मतलब जो समानता का अधिकार है, जो उसका डिसीजन लेने का अधिकार है, वो बाधित हो जाता है। जनहित और नीति के बारे में देखें तो जनहित याचिका के माध्यम से यह मुद्दा सार्वजनिक तौर पर जो है और ज्यादा चर्चित हो रहा है। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और गरिमा का जो है यहाँ पर समर्थन या प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। नीतिगत विकल्प क्या है कि भाई आप वसीयत लिख दो पहले से,
पुरुषों को नहीं महिलाओं को भी वसीयत लिख देनी चाहिए अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो, या संतान है भी तो फिर भी लिख दो, क्यों ही जो है विवाद खड़ा करना है। अब इंडिपेंडेंट महिलाएं हो रही है, करोड़ों रुपए का बिजनेस सेटअप कर रही हैं, तो कल को जो है कोर्ट केसेस ऐसे नहीं होंगे पिता की संपत्ति में अधिकार, माता की संपत्ति में भी अधिकार वाले जो है केसेस आएंगे। तो महिलाओं को भी आप जो है वसीयत लिखनी चाहिए। भविष्य में उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन या व्याख्या करने की जरूरत है, जहां हर जगह पिता की संपत्ति लिखा है, अब वहां पर पिता या माता की संपत्ति होना चाहिए। ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ देखें तो दक्षिण भारत की विवाह परंपराएं हैं गोत्र परिवर्तन, पति परिवार पर निर्भरता, साथ में हिंदू विवाह और संपत्ति प्रथाओं का ऐतिहासिक महत्व, जो कि हमने स्टार्टिंग में दोनों देख लिए हैं। अब हमारा प्रश्न इसी आर्टिकल से संबंधित है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1)(b) के अनुसार निसंतान विधवा महिला की संपत्ति किसे जाएगी। क्या निष्कर्ष निकला है? मोटा मोटा निष्कर्ष यही निकला है कि अगर ससुराल वाले जीवित हैं तो भाई उन्हीं को जाएगी। तो क्या है विकल्प? उसकी संतान, पति के परिवार। ठीक है। यहाँ पर निसंतान लिखा है, तो मुझे लगता है कि ये वाला विकल्प तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। जो संतान ही नहीं है तो संतान कहाँ से आएगी? उसके मायके को, चाहे पति परिवार में हो या ना हो। और चौथा है राज्य सरकार को। अब सोचो, एक प्रश्न मैं पूछ के आती हूँ कि विधवा महिला मर गई, ना उसके मायके में कोई है, ना ससुराल में कोई है, ना उसका बच्चा है कोई, तो संपत्ति किसको जाएगी? इसको लेकर तो कोई विवाद ही नहीं आया, क्योंकि ऐसा सीन ही नहीं अभी तक आया, कोई केस ही नहीं आया है। तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।